नमस्कार। आज हम अमेरिकी न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि राज्य में चाहे कितनी भी उत्तम प्रबंध हो, पर यदि वहाँ न्याय का अभाव है तो उस राज्य की हम शासन व्यवस्था को उत्तम नहीं कह सकते। किसी देश के शासन की अच्छाई या बुराई की असली पहचान वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा उसकी प्रतिष्ठा से की जाती है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट महत्व है। न्यायालय के संबंध में कहा है कि यहाँ अनेक बातों में अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों हुई अमेरिका के अंदर। तो हैमिल्टन के अनुसार राज्य मंडल का सबसे बड़ा दोष न्यायपालिका शक्ति का अभाव था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालय द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्याय व्यवस्था के पृथक पृथक होने के कारण प्राय परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे। फलतः अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी और स्टेबिलिटी का जो वहाँ पर अभाव था, इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर संघीय न्यायालय की आवश्यकता यूँ भी पड़ी क्योंकि वहाँ पर संघात्मक शासन है और संघात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता होती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो दो पक्षों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। उन झगड़ों को निपटाने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाए, इसलिए वहाँ पर संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, वहाँ पर लिखित संविधान है और लिखित संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, वहाँ के नागरिकों को निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय मिल सके, इसलिए भी न्यायपालिका की आवश्यकता है। तो अमेरिका के अंदर संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता इन विभिन्न कारणों से है। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन है वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय में जो है अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय या उन विभिन्न न्यायालयों में समाहित होगी जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय न्यायालय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा संघीय कार्यपालिका के बराबर रखा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर जो न्यायालयों की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है: जिला न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो जिला न्यायालय जो है ये संघीय न्यायालय का सबसे निम्न श्रेणी का न्यायालय है। इस समस्त देश के अनेक जिलों में इसको बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय आवश्यक है। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। दूसरा है परिभ्रमण न्यायालय या सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स। यह मध्यम श्रेणी का न्यायालय है। इनकी संख्या 11 है तथा संपूर्ण देश 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंप दिया गया है। और तीसरा है इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है और समय समय पर इसकी संख्या जो है बदलती रही है। सन 1789 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई है जो आज तक चली जा रही है। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक है और सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर सकती है। अगला है इनका कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रहता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पदमुक्त हो सकता है और उसे केवल महाभियोग की कठिन प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब हम देखें न्यायाधीशों की योग्यताएं।
तो न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में अमेरिकी संविधान चुप है, लेकिन प्राय उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अभिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हों। टॉकविले ने उनकी योग्यताओं को इन शब्दों में बहुत ही उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया है। संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब है न्यायाधीशों का वेतन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाता है, उसकी पदावधि में उस वेतन में बढ़ोतरी तो की जा सकती है, लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। अगला है इसके अंदर महाभियोग। तो अमेरिकी कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीशों पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाए और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। अब तक केवल 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए और इनमें से केवल 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल सिद्ध हुए। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली क्या है। तो ये कार्य किस प्रकार से करती है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून के शुरू में समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमों की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है और मुकदमों का जो निर्णय होता है वो बहुमत से होता है। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार क्या है। तो मुनरो के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इतनी अधिक है जितनी दुनिया के किसी भी न्यायालय ने बहुत ही कम प्रयुक्त की है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार को हम निम्नलिखित रूपों में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि उन मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य से, मंत्रियों से तथा अन्य दौत्य या राजनयिक अधिकारियों से हो और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद जिसमें संघ और राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो, वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय क्षेत्र अपील संबंधी है, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी एक पक्ष को संतोष न हो और न ऐसा ही है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के में अपील की जा सके। तो अपील का केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया, अपील को जो है निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया है। सबसे पहला है इसके अंदर जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालयों में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा इसमें है जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय ने संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराएं। तो दोनों ही मामलों में कि भाई जिसमें राज्य के कानून को केंद्र न माने और केंद्र के कानून को राज्य न माने, उन दोनों ही मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसका। अगला है इसके अंदर न्यायिक क्षेत्राधिकार। न्यायिक क्षेत्राधिकार इसका है ही सही कि जितने भी केस आते हैं या विवाद आते हैं उन मामलों की सुनवाई जो है इसके द्वारा की जाती है। अगला है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण का है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय
संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को संवैधानिकता पर विचार करता है तथा उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। इस वैधता का निर्णय 2 कसौटियों पर होता है। प्रथम, राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं, और दूसरा है इसके अंदर कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय जो है इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अगला है इसके अंदर संविधान तथा अधिकारों का रक्षक। तो सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है। और अगला है अन्य अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे छोटे कार्य भी करता है। उसे अनेक प्रशासकीय कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता और इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्नता रखता है। धन्यवाद।